गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जब इंटेगुमेंट्री सिस्टम शुरू किया था तो बेटा हम लोगों ने इस इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंदर ये पढ़ा था कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो होता है किससे मिलकर बना होता है, कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन क्या था। और जब देखो बेटा लास्ट टाइम पे हम लोगों में थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, लास्ट टाइम जो पढ़ाया था हम लोगों ने 5 मिनट में। तो देखो बेटा इंटेगुमेंट्री सिस्टम था क्या, मैंने आपके लिए लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक तो होता है बेटा त्वचा। कौन होता है बेटा? त्वचा। और दूसरा बेटा त्वचा के साथ साथ त्वचा के कुछ होता है क्या बेटा? व्युत्पन्न। जैसे बेटा आपको मैंने बताया था कि जैसे रोम है, नाखून है, सींग है, सल्क है। और त्वचा के व्युत्पन्न बेटा दोनों मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उससे हम लोगों ने क्या नाम दिया था? इंटेगुमेंट्री सिस्टम। जैसे आप लोग क्या बोलते हो? अध्यावरण तंत्र। अब देखो बेटा फाइनली इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था त्वचा को। जब हम लोग त्वचा को पढ़ रहे थे तो देखो बेटा त्वचा की परिभाषा क्या थी, मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी कि त्वचा एक संवेदी अंग है। त्वचा एक संवेदी अंग है जिसकी उत्पत्ति किस किस से हुई थी बेटा? एक तो कौन था? भ्रूणीय एक्टोडर्म और दूसरा था बेटा भ्रूणीय मेसोडर्म। ये बेटा त्वचा की उत्पत्ति की बात और परिभाषा की बात हो गई थी। इसके बाद बेटा हम लोगों ने त्वचा की कुछ विशेषताएं पढ़ी थी। त्वचा की बेटा हम लोग विशेषताओं की अगर बात करें तो मैंने आपके लिए बताया था कि त्वचा जो होता है वो मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसके अलावा बेटा मैंने बताया कि त्वचा जो होता है वो सबसे भारी अंग है जिसका वजन लगभग 7 से 9 किलोग्राम होता है। इसके बाद बेटा मैंने आपके लिए बताया था कि देखो त्वचा सबसे बड़ा अंग भी हो गया, भारी अंग भी हो गया। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि त्वचा जो होता है इसमें मैंने बताया था कि बेटा इसमें उभारों का निर्धारण के लिए, किसके निर्धारण के लिए? उभारों के निर्धारण के लिए लगभग बेटा 400 प्रोटीन कोडिंग जीन पाए जाते हैं। और बेटा इसमें वर्णकता के निर्धारण के लिए, मतलब त्वचा को काला बनाना है कि गोरा बनाना है बेटा, इसके लिए लगभग 100 प्रोटीन कोड जीन पाए जाते हैं। और बेटा फाइनली मैंने लास्ट में एक आपको की लाइन बोली थी कि बेटा मानव की त्वचा जो होती है वो सूअर की त्वचा के सर्वाधिक क्या रखती है? समानता रखती है। इतना बेटा हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था। अब देखो बेटा इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ना शुरू करते हैं त्वचा को, और इसका डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। देखो बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपके लिए मैं आपके लिए त्वचा पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था बेटा? त्वचा। जब बेटा मैं लास्ट लेक्चर में आपको त्वचा पढ़ाया, स्किन पढ़ाया, तो देखो बेटा मैं 2 बातें इसके बारे में आप लोगों के लिए बोला था कि त्वचा जो होती है ना बेटा, इसकी जो उत्पत्ति होती है, एक तो कौन था बेटा इसमें? भ्रूणीय एक्टोडर्म। और दूसरा बेटा जो लेयर इसके अंदर काम में आया था वो आया था भ्रूणीय मेसोडर्म। अब देखो बेटा हुआ क्या था कि त्वचा को 2 भ्रूणीय स्तरों ने बनाया, जिसमें एक कौन था? भ्रूणीय एक्टोडर्म, और दूसरा कौन सा था बेटा? भ्रूणीय मेसोडर्म। अब देखो बेटा यहाँ पे मैं आपके लिए एक बात बताऊँ कि भ्रूणीय एक्टोडर्म ने त्वचा के बेटा जिस स्तर का निर्माण किया, आपको पता है एक्टोडर्म ऊपर होता है, तो त्वचा की बेटा जो परत एक्टोडर्म से बनी होगी वो भी ऊपर होगी, और जो ऊपर बनती है बेटा उसके लिए हम लोग एक शब्द काम लेते हैं, उसका नाम होता है एपी। और त्वचा के लिए बेटा क्या? डर्मिस। तो बेटा भ्रूणीय एक्टोडर्म ने त्वचा के जिस स्तर का निर्माण किया उसका नाम होता है एपिडर्मिस, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हो बेटा अधिचर्म। क्या बोलते हो बेटा? अधिचर्म। दूसरा देखो बेटा जो भ्रूणीय मेसोडर्म था, इसने बेटा त्वचा के जिस स्तर का निर्माण किया उसका नाम होता है बेटा डर्मिस, जिसको आप लोग क्या बोलते हो हिंदी में बेटा? चर्म। लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आपके लिए बताया था कि अधिचर्म और चर्म 2 बेटा स्तर बनते हैं। अधिचर्म को कौन बनाता है बोलो बेटा? एक्टोडर्म भ्रूणीय। और चर्म को कौन बनाता है बेटा? भ्रूणीय मेसोडर्म। अब देखो बेटा यहाँ पे ये चीज़ आती है हमारी मतलब हमारे बेटा मन में एक सवाल आता है यहाँ पे कि सर मतलब ये जो भ्रूणीय एक्टोडर्म से जो एपिडर्मिस बना है और भ्रूणीय मेसोडर्म से जो डर्मिस बना है त्वचा के जो 2 स्तर हैं सर, इनके अंदर असमानताएं होती होंगी, तभी तो हम इनको अलग अलग पढ़ रहे हैं बेटा। बिल्कुल बात आपकी सही है कि अधिचर्म और चर्म के अंदर बेटा कुछ एक असमानताएं होती हैं, और बेटा असमानता होना लाजमी भी है। क्यों? क्योंकि बेटा अधिचर्म को बनाने वाला तो कौन है? एक्टोडर्म, और चर्म को बनाने वाला कौन है? मेसोडर्म। अब बेटा देखो इसमें असमानताएं क्या होती हैं उसको हम लोग देखते हैं, और बड़े बेटा हम लोग आराम से इस चीज़ का स्टडी भी कर पाएंगे। अब देखो बेटा इसके हम लोग असमानता कैसे निकालते हैं, रटना नहीं है बेटा, कॉन्सेप्चुअल होके चलना है। देखो इतना तो आप लोगों को पता होगा, एक छोटा सा अंतर आपको बेटा स्थिति के आधार पर तो आपको पता ही होगा कि एक्टोडर्म जो है ना बेटा वो त्वचा का ऊपरी स्तर है। इसमें तो बेटा कोई दोहरा नहीं है, ये तो आप जानते हो। और बेटा
ये कहाँ होता है? अधिचर्म के नीचे। इतने में तो बेटा कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी, क्योंकि ये तो आपको बेटा स्ट्रक्चर के आधार पर ही पता है कि एपिडर्मिस कहाँ मिलता है बेटा? ऊपर, और डर्मिस कहाँ मिलता है? बोलो बेटा नीचे। अब देखो बेटा इसमें प्रमुख अंतर क्या है? जनरली हम लोग एक बात पढ़ते हैं कि अधिचर्म जो होता है ना बेटा, ये पतला स्तर है, मतलब बेटा इसकी जो विड्थ है, इसकी जो मोटाई है वो थोड़ी कम है। लेकिन बेटा जो मेसोडर्म है ना, ये एपिडर्मिस की तुलना, सॉरी ये जो डर्मिस है ये एपिडर्मिस की तुलना में, किसकी तुलना में? एपिडर्मिस की तुलना में 2 से 3 गुना मोटा होता है बेटा। अब बात ये आती है, देखो बेटा ये तो हो गई रटने वाली बात कि एक्टोडर्म जो है बेटा वो पतला इस तरह, और मेसोडर्म जो है बेटा वो एक्टोडर्म की तुलना में लगभग 2 से 3 गुना मोटा है। अब बात ये आती है, सब ऐसा हुआ क्यों? तो देखो बेटा इसका मैं आपके लिए उचित कारण बताऊं कि डर्मिस जो होती है, त्वचा की बेटा चर्म जो होती है, मतलब ये डर्मिस, ये बेटा अधिचर्म की तुलना में 2 से 3 गुना मोटी होती है। ये बात बिल्कुल सही है बेटा। लेकिन क्यों होती है ये बेटा? इधर देखो, मैंने आपके लिए कल बताया था बेटा, मैंने आपको जब पहला लेक्चर अपलोड किया था इंटेग्मेंट्री सिस्टम का, तब मैंने आपके लिए बताया था कि चर्म जो होता है ना बेटा, इसकी उत्पत्ति किससे होती है? भ्रूणीय मेसोडर्म से। और भ्रूणीय मेसोडर्म से क्या बनती है बेटा? रक्तवाहिनी। क्या बनती है बेटा? रक्तवाहिनी। मतलब भ्रूणीय मेसोडर्म अगर डर्मिस को बना रहा है, मतलब डर्मिस के अंदर अधिक मात्रा में कौन होंगी बेटा? रक्तवाहिनियाँ। और जब रक्तवाहिनियाँ अधिक होंगी तो जाहिर सी बात है बेटा कि डर्मिस जो स्तर होगा ये पोषण भी अधिक प्राप्त करेगा। जब बेटा रक्त आ रहा है तो पोषण भी आएगा, तो पोषण भी बेटा उच्च मात्रा में होता है। और जब पोषण बेटा उच्च मात्रा में होता है तो ये बात भी है बेटा कि इसके अंदर बेटा विभाजन भी क्या होगा? उच्च मात्रा में होगा। विभाजन भी क्या होगा बेटा? अधिक होगा। और जब विभाजन अधिक होगा तो जाहिर सी बात है बेटा कोशिकाओं की संख्या अधिक होगी, और कोशिकाओं की बेटा संख्या अधिक होगी तो बेटा ये मोटा तो होगा। 2 से 3 गुना बेटा इसकी जो विड्थ होती है वो अधिक होती है। किसकी बेटा? डर्मिस की। किसकी तुलना में? एपिडर्मिस की तुलना में। लेकिन देखो बेटा इसके अलावा इसका एक और सटीक कारण है। ये तो बेटा जनरली ऐसा कारण हो गया कि डायरेक्ट जो है, लेकिन बेटा इनडायरेक्ट वे में आप लोगों ने बेटा थोड़ा सा मैं आपको 10th क्लास के अंदर लेके चलूँगा। और 10th क्लास में बेटा आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिस चैप्टर का नाम था अंतःस्रावी तंत्र। और अंतःस्रावी तंत्र में बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। और अंतःस्रावी ग्रंथियों में बेटा आप लोगों ने ग्रंथि पढ़ी होगी जिस ग्रंथि का नाम होगा बेटा पीयूष ग्रंथि। और आप सब लोगों को पता होगा कि पीयूष ग्रंथि जो होती है ना, उससे ग्रोथ हार्मोन निकलता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो बेटा? वृद्धि हार्मोन। क्या बोलते हो बेटा? वृद्धि हार्मोन। और देखो बेटा ज़्यादा कुछ नहीं पता तो आपको इतना तो पता होगा कि हार्मोन के परिवहन के लिए या बेटा हार्मोन के ट्रांसपोर्ट के लिए कोई नलिकाएं तो होती नहीं है। मैंने आपके लिए बेटा आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन निकलते हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने हार्मोन को किसके माध्यम से पहुंचाती हैं बेटा? रक्त के माध्यम से पहुंचाती हैं। कहाँ? आवश्यक अंगों तक। अब बताओ बेटा आप मुझे एक बात बताओ कि हार्मोन्स जो होंगे बेटा वो रक्त के साथ आ सकते हैं, केवल किसके साथ आ सकते हैं? रक्त के साथ आ सकते हैं। अब रक्त किसको मिल रहा है? एपिडर्मिस को कि डर्मिस को? तो आप सब लोगों को पता है कि डर्मिस को बनाने वाली मेसोडर्म है, और मेसोडर्म से बेटा कौन ओरिजिनेट होती है? रक्तवाहिनियाँ। मतलब डर्मिस जो है ना वो रक्तवाहिनियों के सीधे कांटेक्ट में है, और अगर बेटा रक्तवाहिनियाँ होंगी तो इनमें रक्त भी होगा, और अगर रक्त होगा तो रक्त के साथ कौन भी आता है बेटा? वृद्धि हार्मोन। और बेटा वृद्धि हार्मोन अगर आएगा तो ग्रोथ भी क्या होगी बेटा? अच्छी होगी। आगे बेटा बात समझ में? अब देखो बेटा, अब इसका मतलब आप लोग एक बात सोचो, सर एक बात बताओ, अगर मेसोडर्म से ही अगर रक्तवाहिनियों का ओरिजिनेट होता है तो इसका मतलब सर ये जो एक्टोडर्म है ये एपिडर्मिस बना रही है, तो एक्टोडर्म रिलेट नहीं है सर मेसोडर्म रक्तवाहिनियों से? मैं बोलूँगा बेटा नहीं है, केवल मेसोडर्म रक्तवाहिनियों से रिलेटेड होती है। इसका मतलब बेटा एक ये भी समझ में आता है कि एक्टोडर्म जो बेटा स्तर है त्वचा का वो असंवहनीय होता है। असंवहनीय का मतलब बेटा एक होता है सीधे तौर पे जहाँ पे बेटा रक्तवाहिनी क्या हो बेटा? अनुपस्थित। उससे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? असंवहनीय। जबकि बेटा ये जो डर्मिस होता है इसमें बेटा रक्तवाहिनी क्या होती है बेटा? उपस्थित।
नहीं बेटा, बात समझ में? देखो रेटिना नहीं है बेटा, ये ऊपरी स्तर है, ये इसके नीचे पाया जाता है, ये बात तक तो सही है, लेकिन ये बेटा पतला क्यों होता है, ये मोटा क्यों होता है, मैंने बता दिया। बिकॉज डर्मिस जो होता है वो मेसोडर्म से बनता है, और मेसोडर्म बेटा रक्तवाहिनियाँ होंगी, और रक्तवाहिनी होंगी तो पोषण होगा, पोषण होगा तो विभाजन होगा, और विभाजन अगर होगा तो जाहिर सी बात है बेटा मोटाई तो होगी। दूसरा बेटा मैंने इसके लिए जो इसका जो ओरिजिनल जो इसका कारण था वो मैंने आपके लिए बताया था कि बेटा रक्त जो होता है, हार्मोन्स जो होते हैं बेटा वो हमेशा रक्त के साथ आते हैं। अगर रक्तवाहिनी यहाँ पर रही होंगी तो ग्रोथ हार्मोन भी रहा होगा, और ग्रोथ हार्मोन अगर रहा होगा तो 100% बेटा वृद्धि भी हुई होगी, और जब वृद्धि हुई होगी तभी तो बेटा इसकी मोटाई 2 से 3 गुना अधिक हो जाती है। तो बताओ बेटा इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब रक्तवाहिनी है तो सीधी सीधी बात है कि बेटा ये जो डर्मिस होगी ये समवाहिनी होगी, मतलब इसमें रक्तवाहिनियाँ पाई जाएंगी, जबकि एपिडर्मिस के अंदर बेटा रक्तवाहिनियाँ नहीं पाई जाएंगी। बताओ बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत? आपको बेटा ज़्यादा ही कुछ याद नहीं रखना है इसमें, केवल आपको इतना याद रखना है, ये सब आपको हार्मोन ये सारी चीज़ें बेटा ये मैंने समझाने के लिए आपके लिए बताया था कि ऐसा होता क्यों है। तो देखो बेटा आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि त्वचा जो होता है इसके अंदर देखो बेटा 2 भ्रूणीय त्वचा जो होती है उसमें 2 परतें होती हैं मुख्यतः। एक परत का तो बेटा नाम होता है कौन? एपिडर्मिस, और दूसरी का नाम क्या होता है बोलो बेटा? डर्मिस। एपिडर्मिस को बेटा बनाने वाला कौन है? भ्रूणीय एक्टोडर्म, और डर्मिस को बनाने वाला कौन है बेटा? भ्रूणीय मेसोडर्म। एपिडर्मिस जो है बेटा वो ऊपरी स्तर है, और बेटा ये जो डर्मिस होता है ये एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। आगे मैंने बता दिया बेटा कि एपिडर्मिस जो होता है वो पतला होता है, लेकिन बेटा डर्मिस जो होते हैं वो एपिडर्मिस की तुलना में 2 से 3 गुना क्या होती है बेटा? मोटी होती है। और बेटा तीसरा मैंने अंतर आपके लिए बताया था कि एपिडर्मिस जो होते हैं वो असमवाहिनी होते हैं, मतलब इसमें रक्तवाहिनियाँ नहीं पाई जाती, जबकि डर्मिस के अंदर रक्तवाहिनियाँ पाई जाती हैं। तो बेटा इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि एपिडर्मिस और डर्मिस के अंदर बेटा मुख्य अंतर कौन से हैं। तो बेटा लिख दोगे, अगर क्वेश्चन आ जाए कि त्वचा की अधिचर्म और चर्म में बेटा कोई 2 अंतर लिखो तो आराम से लिख पाओगे। ठीक है बेटा, तो मैंने आपके लिए सारी चीज़ें बता दी। अगेन बेटा मैं एक बार और फिर रिवाइज करा दूं कि त्वचा जो होता है देखो बेटा इसकी हम लोग संरचना पढ़ रहे हैं, तो उसमें देखो बेटा 2 मुख्यतः स्तर पाए जाते हैं। एक कौन होता है बेटा? इसका एपिडर्मिस, और दूसरा कौन? डर्मिस। एपिडर्मिस बोले तो अधिचर्म, डर्मिस बोले तो चर्म। एपिडर्मिस की उत्पत्ति भ्रूणीय एक्टोडर्म से, डर्मिस की उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म से। बेटा एपिडर्मिस जो होता है त्वचा का ऊपरी स्तर है, और डर्मिस जो बेटा त्वचा का बेटा निचला स्तर है। आगे मैं बोल दूं कि एपिडर्मिस जो होता है बेटा वो पतला होता है, और डर्मिस जो होता है बेटा एपिडर्मिस की तुलना में 2 से 3 गुना मोटा होता है। ये भी बेटा मैंने आपके लिए स्पष्ट कर दिया कि एपिडर्मिस जो होता है वो असमवाहिनी होता है जिसमें रक्तवाहिनियाँ नहीं पाई जाती, जबकि डर्मिस कैसा होता है बेटा? समवाहिनी होता है जिसमें क्या पाई जाती हैं? रक्तवाहिनियाँ पाई जाती हैं। अब देखो बेटा यहाँ तक मैंने आपके लिए और बेटा कारण सहित बता दिया कि एपिडर्मिस और डर्मिस में बेटा क्या क्या अंतर होते हैं। यहाँ से आगे बेटा हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। पहले तो बेटा हम लोग त्वचा का एक स्तर पढ़ेंगे जिस स्तर का नाम होगा बेटा एपिडर्मिस, और उसके बाद बेटा हम लोग त्वचा का